मायके की पसंद वर्सेस खुद की पसंद का ससुराल। दोपहर का समय है। रमेश के घर के लिविंग रूम में गायत्री सोफे पर बैठी चाय पी रही होती है। सुषमा उनके पास ही बैठी है और कोमल किचन में काम कर रही है। हमारी बेटी की तो शादी हो गई और वो अपने ससुराल में राज कर रही है। अब अपनी कोमल का भी कुछ सोचिए। वो तो अब घोड़े जैसी लंबी हो गई है। आखिर कब तक इसे घर में बिठा कर रखोगे? अब तो इसकी उम्र भी निकलने लगी है और फिर समाज क्या कहेगा? जवान लड़की अभी तक घर में बैठी है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कोमल अब बड़ी हो गई है और हमें भी उसकी चिंता सताने लगी है। रमेश जी, 18 साल के बाद बेटी जब कुंवारी रह जाती है तो उसे घर में रखना सही नहीं होता। समाज की बातें सुनने को मिलती हैं। हमारी बेटी तो फिर भी 23-25 साल की हो गई है। अब तो इसकी शादी करवा ही देनी चाहिए। इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ, अब आप कोमल के लिए लड़के देखना शुरू कीजिए। वैसे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ, कोमल के लिए कोई न कोई हीरा ढूंढ ही लूंगी। बहन, तुम जैसे भी लड़के देखोगे हमें तो सब पसंद होंगे। तुम बस लड़के देखो और हमें बताओ। हम कोमल को अब और ज्यादा दिन घर में नहीं रख सकते। बेटी का अपना घर हो जाए तो पिता को सुकून मिलता है। अरे भाई साहब, आपको क्या लगता है कि आपकी लाडली बेटी के लिए मैंने लड़के नहीं देखे? रुकिए रुकिए, मैं आपको अभी फोन में एक फोटो दिखाती हूँ। मैंने पहले ही एक बहुत ही अच्छे परिवार का लड़का सोच रखा है। गायत्री अपने पर्स से मोबाइल निकालती है और रमेश को आकाश की फोटो दिखाने लगती है और रमेश को आकाश बहुत पसंद आ जाता है। ये देखिए, ये आकाश है। बहुत ही अच्छा लड़का है। अमीर परिवार है और लड़का सरकारी नौकरी वाला है। अगर कोमल की शादी इससे हो गई तो वो महलों में रहेगी। आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी इस घर में, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। इसको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। वो लोग बहुत अच्छे हैं और अमीर भी हैं। हाँ बहन, लड़का तो अच्छा ही दिख रहा है। चाहे जैसा भी दिखता हो, थोड़ी जोड़ी तो ऊपर से ही बनकर आती है। हम जैसे साधारण लोगों के लिए रिश्ता तो बहुत बड़ा है और इतने अच्छे खानदान के भी हैं वो। हाँ, अरेंज मैरिज में ही भलाई है। आजकल के बच्चे लव मैरिज के नाम पर जो आवारागर्दी करते हैं वो हमें पसंद नहीं। हमारी बेटी तो हमारी पसंद से ही शादी करेगी, चाहे लड़का जैसा भी हो। ठीक है सुषमा, तुम अपनी नंद से कहो कि वो रिश्ते की बात आगे बढ़ाए। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए तो चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। ऐसे ही आज का दिन निकलता है। अगले दिन आकाश अपने माता पिता के साथ कोमल को देखने जाता है। कोमल का पूरा घर साफ सुथरा और सजा हुआ होता है। तभी कोमल सलवार सूट पहने सभी को चाय देती है। ये लीजिए, आप लोग चाय पीजिए और ये नाश्ता भी लीजिए। वाह भाई रमेश जी, आपकी बेटी के हाथ की बनी चाय तो बहुत ही लाजवाब है। सच में कोमल बहुत ही गुणी लड़की है। भाई साहब, हमें तो अब कुछ और तय ही नहीं करना। जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। हमें आपका लड़का आकाश बहुत पसंद है और हमें भी आपकी बेटी कोमल बहुत पसंद है। कोमल बिल्कुल वैसी ही है जैसी बहू हमें चाहिए थी। चलिए, अब बच्चों को भी आपस में अकेले बात करने का मौका देते हैं। रमेश कोमल को इशारा करता है और कोमल आकाश को लेकर दूसरे कमरे में जाती है। कमरे में आकाश बहुत ही बेरुखी से कोमल की तरफ देखता है। देखो कोमल, मुझे तो तुमसे कोई सवाल पूछना नहीं है। मुझे जो देखना था देख लिया। जी, मुझे भी आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछना है। बस एक बात बतानी है। मुझे लिखने का शौक है। मैं राइटर बनना चाहती हूँ और अपनी राइटर की कोर्स करना चाहती हूँ। क्या शादी के बाद आप मुझे अपनी राइटिंग का कोर्स करने देंगे? क्या मैं अपने दोस्तों से मिल सकूंगी? देखो कोमल, हमारे घर में कोई भी बहुएं घर की चौखट पार नहीं करती हैं। तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही इतने पैसे कमाता हूँ कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। पर आकाश जी, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। एक लेखक बनना मेरा सपना है। बिल्कुल नहीं। शादी के बाद सिर्फ घर और परिवार ही तुम्हारी दुनिया होनी चाहिए। और वैसे भी हम बेटियों की कमाई नहीं खाते। ये सब फिजूल की बातें बंद करो। आकाश बिना कोमल का जवाब सुने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ जाता है। तो भाई रमेश, बच्चों की बात हो गई है। हमारी तरफ से तो रिश्ता बिल्कुल पक्का है और हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। हमें बहुत खुशी है कि कोमल इस घर में जा रही है। दहेज और लेन देन की जो भी बात है वो हम फोन पर कर लेंगे। अभी हम चलते हैं। आकाश और उसका परिवार चले जाते हैं। तभी कोमल अपना उदास चेहरा लिए अपने पिता रमेश के पास आती है। पापा, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ये शादी नहीं करनी। ये तुम क्या कह रही हो कोमल? इतना अच्छा रिश्ता आया है और तुम मना कर रही हो? पापा, आकाश जी बहुत सख्त हैं। उन्होंने अभी से ही मुझे नौकरी करने के लिए मना कर दिया है। मुझे डर है कि शादी के बाद वो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। प्लीज पापा, ये शादी मत कीजिए।
कोमल, मेरी कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। मैंने उन्हें जुबान दे दी है। अब तेरी शादी वहीं होगी और लड़का अच्छा खासा कमाता है, तुझे वो राइटर वगैरह का काम क्यों करना है? और वैसे भी तू इतनी बड़ी हो गई है, कहीं तेरा बाहर किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा जो तू इतने अच्छे सरकारी नौकरी वाले लड़के को मना कर रही है? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। सपनों की बात छोड़ और शादी की तैयारी कर। हमारे घर की इज्जत का सवाल है। हम जबरदस्ती भी करेंगे तो तेरी भलाई के लिए ही करेंगे, समझी? अब चल जाकर शादी की तैयारी कर। कुछ दिन बीतते हैं और धूमधाम से शादी की तैयारी होती है। कोमल को उसकी मर्जी के बिना दुल्हन बनाया जाता है। शादी का मंडप सजा हुआ है और फेरे हो रहे हैं। अब वर वधू एक दूसरे को मंगलसूत्र पहनाएं और विवाह संपन्न करें। जैसे ही आकाश मंगलसूत्र उठाता है, रामलाल अचानक उठकर खड़े हो जाते हैं। रुकिए पंडित जी, अभी मंगलसूत्र नहीं पहनाया जाएगा, ये शादी यहीं रोक दीजिए। अरे क्या हुआ भाई साहब, अचानक आप शादी क्यों रोक रहे हैं? आपकी सारी डिमांड तो हमने पूरी कर दी है, आपको दहेज भी दे दिया है। रमेश जी, ऐसे बात नहीं चलती। अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी हुई है और उसे दहेज में शानदार बाइक मिली है। जब तक मेरे बेटे आकाश को भी बाइक नहीं मिलेगी, ये शादी पूरी नहीं होगी। अरे भाई साहब, इतनी सारी तैयारियां हो गई है, मेहमान आए हुए हैं, सिर्फ एक बाइक की वजह से आप शादी रोक देंगे? अरे सही, ये सही नहीं है, ऐसा मत करिए भाई साहब। मैंने कह दिया ना, जब तक बाइक की चाबी मेरे बेटे के हाथ में नहीं होगी तब तक मंगलसूत्र नहीं पहनाया जाएगा। रमेश बहुत घबरा जाता है और वो घर की इज्जत बचाने के लिए अंदर जाता है और 10 लाख रुपए लाता है जो उसने लोन पर लिए थे। वो तुरंत अपने कुछ आदमियों को भेजकर बाइक मंगवाता है। ये लीजिए बाइक की चाबी, मैंने बाइक मंगवा दी है, अब प्लीज मेरी बेटी का मंगलसूत्र पहना दीजिए। चलिए ठीक है, आज हमें बाइक मिल गई है, अब ये शादी पूरी हो सकती है। आकाश, अब रस्म पूरी करो। आकाश कोमल को मंगलसूत्र पहनाता है। शादी की रस्मों के बाद विदाई का समय आता है। कोमल अपने माता पिता से लिपट कर रो रही है। चलिए भाई साहब, अब ये रोना धोना बंद कीजिए, हमें पैसे दीजिए, हमें विदाई करके कोमल को लेकर जाना, मुहूर्त बीता जा रहा है। जी, ये लीजिए विदाई के पैसे। रमेश जी, इन पैसों में 3 लाख रुपए कम है, आपने हमें 3 लाख रुपए और देने का वादा किया था। भाई साहब मेरी बात सुनिए, ये इज्जत की बात है, मेरे पास अभी इतने ही थे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप कोमल की डोली उठने दीजिए, मैं आपके पूरे 3 लाख रुपए कुछ ही दिनों में आपके घर भिजवा दूंगा। ठीक है, पर याद रखना, जब तक पैसे नहीं आएंगे कोमल को वो इज्जत नहीं मिलेगी। हमें आप पर पूरा विश्वास है, इसलिए अभी हम ले जा रहे हैं। कोमल की विदाई हो जाती है। कोमल अपने ससुराल पहुंचती है और उसका गृह प्रवेश होता है। कोमल बहुत डरी हुई है और रात को अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह उसकी पहली रसोई की रस्म है। ये कोमल 3 लाख रुपए दहेज में कम लेकर आई है। रमेश ने पैसे तो नहीं दिए, पर मैं इसे वसूलना जानती हूँ। 2 दिन इसे ऐसा परेशान करूंगी कि इसके माता पिता खुद पैसे लेकर यहाँ आएंगे। कोमल रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही है और वो मिक्सी इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। ये क्या कर रही हो? मिक्सी क्यों इस्तेमाल कर रही हो? मम्मी जी, मुझे मसाले पीसने थे इसलिए। दहेज में तो इतने पैसे कम लेकर आई हो और यहाँ बिजली फूकने चली हो। अगर दहेज पूरा लेकर आती तो मिक्सी चलाने की इजाजत देती। अभी बिजली नहीं आ रही, चुपचाप ये मिक्सी बंद करो और हाथ से मसाले पीसो। जी मम्मी जी, मैं हाथ से पीस लेती हूँ। और सुनो, रसोई में खाना नहीं बनेगा। घर के पीछे जो आंगन है वहाँ चूल्हा जल रहा है, जाओ और वहीं चूल्हे पर खाना बनाओ। हमारे यहाँ रस्म है कि पहली रसोई चूल्हे पर ही बनती है। कोमल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पसीने में लथपथ होकर वो चूल्हे पर लकड़ियां जलाकर खाना बनाती है। धुआं उसकी आंखों में जा रहा है। जैसे तैसे वो खाना बनाकर सबको परोसती है। ये क्या बनाया है? बिल्कुल बेस्वाद खाना है। क्या आपने मायके से यही सीख कर आई हो? ना पैसे लेकर आई है, ना ही इसे खाना बनाना आता है, गरीब कहीं की। शायद इसके मायके में मसाले खत्म हो गए होंगे, इसीलिए कम डाले हैं। इसे कुछ नहीं आता। कोमल चुपचाप अपनी बेइज्जती सहती रहती है। कुछ दिन बीतते हैं और कोमल घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने लगती है। एक दिन कोमल को बाजार जाना होता है। बाहर बहुत गर्मी है, पसीने से बुरा हाल हो रहा है, क्यों ना एक रिक्शा ढूंढ लूं। कोमल जैसे रिक्शा रुकवाने की कोशिश करती है, शारदा बालकनी से उसे देख लेती है। अरे कोमल, क्या हुआ? नीचे क्यों खड़ी है? मम्मी जी, बहुत गर्मी लग रही थी, इसीलिए सोचा रिक्शा मिल जाए तो बाजार चली जाऊं। अच्छा, क्या तेरे बाप ने यहाँ पैसों का पेड़ लगा कर रखा है जो तू रिक्शे से जाएगी? चुपचाप पैदल चल कर जा। पैदल चलने से कोई मर नहीं जाता। धूप है तो क्या हुआ, जा अब। कोमल मजबूरी में पैदल ही तपती धूप में बाजार चली जाती है। दूसरी तरफ एक कैफे में आकाश अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ बैठा है। रिया, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैंने सिर्फ दहेज के लालच में उस कोमल से शादी की है। मेरा प्यार तो सिर्फ तुम्हारे लिए है।
तभी बाजार से लौटते वक्त कोमल उस कैफे के पास से गुजरती है और खिड़की से आकाश को रिया का हाथ पकड़े हुए देख लेती है। वो सन्न रह जाती है और तुरंत कैफे के अंदर आती है। आकाश जी, ये सब क्या है? ये लड़की कौन है? अच्छा, तो यही है तुम्हारी बेचारी पत्नी। कोमल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और मुझसे सवाल पूछने की? आप मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये लड़की आपकी कौन है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रिया, तुम घर जाओ, मैं तुमसे फोन पर बात करता हूँ और इस कोमल को तो मैं अभी देखता हूँ। आकाश कोमल का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए घर ले आता है और कोमल को हॉल में जोर से धक्का देकर गिरा देता है। क्या हुआ आकाश, तू इसे ऐसे क्यों ला रहा है? माँ, ये लड़की मुझे रोक टोक कर रही है। बाजार में मेरा तमाशा बना दिया इसने। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत। आकाश, ये ले डंडा, इसे आज ही सबक सिखा दे। हाँ बेटा, इसे कमरे में ले जा और इसकी हड्डियां तोड़ दे ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। आकाश कोमल के बाल पकड़ता है और उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए ऊपर अपने कमरे में ले जाता है और कमरे के अंदर से कोमल की चीखें सुनाई दे रही हैं। बचाओ, प्लीज मुझे मत मारिए, मेरी क्या गलती है? बाहर गली में पड़ोसी आपस में बातें कर रहे हैं। देखो भाई, कितना जालिम पति, अभी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और अपनी पत्नी को इस तरह बेरहमी से मार रहा है। इसके मायके वालों ने कैसा ससुराल ढूंढा, इसके लिए बेचारी की जान निकल जाएगी। कमरे के अंदर कोमल फर्श पर पड़ी है। उसके पूरे शरीर पर नीले निशान पड़ गए हैं और उसके सिर से हल्का खून निकल रहा है। वो अपने बेड के सहारे बैठकर बस रो रही है। अगर दोबारा से मेरे पीछे आई तो इससे भी बुरा हाल करूंगा। इतना कहकर आकाश घर से निकलता है और पार्क में रिया के पास चला जाता है। रिया उसे देखकर मुस्कुराती है। रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने सिर्फ पैसों के लिए उससे शादी की है। पर तुम उसे छोड़ोगे कब? मुझे उसे तुम्हारे साथ नहीं देखना। रिया, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे इतना कूटूंगा, इतना पीटूंगा कि वो खुद ही ये घर छोड़कर भाग जाएगी। उसे मार मार कर उसका भरता बना दूंगा। चलो ठीक है, मुझे यही सुनना था। कई दिन बीत चुके हैं। कोमल के शरीर पर चोटों के निशान अब गहरे हो गए हैं। वो रसोई में काम कर रही है, बाहर से भारी सब्जियां लेकर आई है और गर्मी की वजह से बुरी तरह हाँफ रही है। हे भगवान, मेरे से तो अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी उमस और ऊपर से ये बदन का दर्द। कोमल का गला सूख रहा है। वो फ्रिज से पानी निकालती है और एक नींबू काटकर शिकंजी बनाने लगती है ताकि थोड़ी जान आ सके। जैसे वो ग्लास मुंह से लगाती है, शारदा वहां आ जाती है। अच्छा, तो यहाँ ये ठाठ चल रहे हैं। 10 रुपए का एक नींबू आता है और तुझे अकेले के लिए नींबू पानी पीना है। क्या तेरे बाप ने यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है? मम्मी जी बहुत चक्कर आ रहे थे, धूप में पैदल आने की वजह से हालत खराब है, इसीलिए सोचा थोड़ा नींबू पानी बनाकर पी लेती हूँ। 3 लाख रुपए दहेज के तो दिए नहीं जाते और यहाँ नवाबजादी को नींबू पानी की फरमाइशें चढ़ी हैं। रुक, तुझे मैं अभी नींबू पानी पिलाती हूँ ताकि तेरी गर्मी शांत हो जाए। शारदा झपट्टा मारकर कोमल के हाथ से नींबू का टुकड़ा छीन लेती है और जबरदस्ती कोमल की आंखों में नींबू का रस निचोड़ देती है। आ मेरी आंखें। मम्मी जी ये क्या क्या चल रहा है, सब बचाओ। ले, अब पी बकायदा नींबू पानी, अब आएगी शांति। आइंदा किचन की किसी चीज को बिना पूछे हाथ लगाया तो याद रखना, इससे भी बुरा हाल करूंगी। शारदा वहां से बड़बड़ाती हुई चली जाती है। कोमल रोते हुए नल के नीचे अपनी आंखें धोती है। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया है। शाम को वो अपने कमरे में बैठी है कि तभी शारदा और रामलाल कमरे में आते हैं। उनके हाथ में एक डिब्बा है। क्या कोमल, बहुत आराम फरमा रही हो? काम धाम में मन नहीं लग रहा क्या तेरा? इसे थोड़ा मनोरंजन करवाते हैं ताकि इसकी सुस्ती दूर हो जाए और ये फिर काम धाम में लग जाए। रामलाल अपने साथ लाया डिब्बा खोलकर कमरे में 4-5 चूहे छोड़ देता है। कोमल डर के मारे बिस्तर पर चढ़ जाती है और यहाँ वहां भागने लगती है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज इन्हें बाहर निकालिए, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। डर लग रहा है तो अपनी माँ को फोन कर और पैसे मंगवा। जब तक हमारे 3 लाख रुपए नहीं आएंगे तेरा जीना हराम कर देंगे हम। चल फोन उठा। कोमल कांपते हाथों से अपनी माँ सुषमा को फोन लगाती है। अब क्या हुआ कोमल, क्यों बार बार फोन करके तंग करती हो? मम्मी, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। मेरे कमरे में चूहे छोड़ दिया। ये कह रहे कि जब तक 3 लाख रुपए नहीं देंगे ये मुझे चैन से नहीं रहने देंगे। प्लीज मम्मी कुछ पैसे भेज दो वरना ये मुझे मार डालेंगे। बस बहुत हुआ कोमल, बार बार यहाँ फोन करके पैसे क्यों मांगती है? हमने तेरी शादी करवा दी, अब हम पैसे कहाँ से दें? अपना ससुराल तू खुद समझ, अब फोन मत करना। सुषमा गुस्से में फोन काट देती है। कोमल सन्न रह जाती है। रामलाल कोमल के बाल पकड़कर उसे नीचे पटक देते हैं। क्या कहा तेरी माँ ने? पैसे नहीं है तो फिर तू यहाँ किस हक से रह रही है? पैसे नहीं दे रही तेरी माँ? तुझे तो हम आज बताते। जा खुद अपने मायके जा और पैसे मांग कर ला। बिना पैसों के वापस मत आना वरना घर में नहीं आने देंगे। कोमल को धक्के देकर उसके मायके भेज दिया जाता है। कोमल फटे हाल और नीले पड़े निशानों के साथ अपने घर पहुंचती है। मम्मी देखिए इन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया।
मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है तुझे देने के लिए। हमने तेरी शादी करवा दी, अब तेरा ससुराल तू समझ। बार बार यहाँ मुंह उठाकर मत आया कर। कोमल, हमने तुझे विदा कर दिया है, अब तो वहां की जिम्मेदारी है। वैसे भी हम तेरे बड़े भाई की शादी की बात चला रहे हैं, तो यहाँ रहेगी तो बाधा आएगी। चल वापस जा। कोमल को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वो भारी मन से वापस अपने ससुराल आती है। रात बहुत हो गई है पर आकाश घर पर नहीं आया है। जब तक मेरा बेटा आकाश आ ना जाए और आकर भरपेट खाना ना खा ले, उसके पहले तुझे खाना नहीं खाना है, समझ में आया ना? वरना दोबारा चूहे वाले कमरे में बंद कर दूंगी। उसके आने के बाद ही खाना खाना है, तब तक यहीं बैठी रह। कोमल पूरी रात भूखी बैठी रहती है। सुबह के 4 बज जाते हैं तब आकाश शराब पीकर घर आता है। आ गई? खाली हाथ आई है ना? आकाश बेल्ट निकालता है और कोमल को बेतहाशा मारना शुरू कर देता है। वो हाथ पैर पर उसकी पीठ पर मारता है ताकि चेहरे पर निशान न दिखे। आकाश जी छोड़ दीजिए, मैं मर जाऊंगी, मेरी क्या गलती है? मर जा, वैसे भी तू किसी काम की नहीं है, ना पैसे लाई ना सुख दे रही है, चुपचाप पड़ी रहे यहाँ। आकाश की मार से कोमल रोते हुए बेहोश हो जाती है और बेसुध होकर जमीन पर पड़ी रहती है। अगली सुबह वो हिम्मत करके आकाश के पास कॉफी लेकर जाती है। उठिए जी, 10 बज रहे हैं, ये कॉफी पी लीजिए। मैं सुबह 5 बजे आकर सोया हूँ, क्यों मेरी जान खाने आ गई है? चल अब जा यहाँ से। आप रोज रात इतनी देर से क्यों आते हैं और कहाँ रहते हैं? आप शराब क्यों पीते हैं? बड़ा यहाँ पर तुम करोड़पति खेल रही हो। मुझे तुमसे सवाल पूछने वाली कौन होती हो? हाँ, मारकर मुंह तोड़ दूंगा। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, भाग यहाँ से। कोमल रोते हुए बाहर जाती है। रात को फिर आकाश देर से आता है और कोमल से पैर दबाने को कहता है। चलो पैर दबाओ मेरे, रात भर काम किया है मैंने। कोमल पैर दबा रही होती है। सुबह के 5 बज जाते हैं। नींद के झोंके में कोमल का हाथ थोड़ा ढीला पड़ता है और वो पैर लेकर झूलने लगती है। पैर लेकर झूलने की जरूरत नहीं है, तेरी नौटंकी खत्म नहीं हो रही। कोमल को जोर से धक्का लगता है और उसका सिर दीवार से जा टकराता है। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। नाटक बंद कर और निकल यहाँ से। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन आकाश जुए में पैसे हार जाता है और वो घर आकर कोमल को बहुत मारता है। जा अपने बाप से पैसे मांग कर ला, वरना जान से मार दूंगा। कोमल अगली सुबह अपनी सास को बताती है कि आकाश ने उसे बहुत मारा है। अब जब तू दहेज नहीं लेकर आएगी तो तेरा पति क्या कर रहा है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? जा पहले पैसे ला, फिर मैं इस बारे में सोचूंगी। निकल इस घर से। शारदा कोमल को घर से बाहर निकाल देती है। जैसे ही कोमल बाहर कदम रखती है वो देखती है कि आकाश रिया को हाथ पकड़कर घर के अंदर ला रहा है। कोमल उन्हें देखती रहती है पर कुछ नहीं कह पाती और रोते हुए मायके चली जाती है। कोमल जब मायके के दरवाजे पर पहुंचती है तो देखती है कि उसके भाई के लिए लड़की वाले आए हुए हैं। बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे इस वक्त अपने ससुराल में होना चाहिए। पापा, मैं वापस उस ससुराल में नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझे मारते हैं और मुझसे दहेज मांगते। इस बार तो मुझे मारकर दहेज लेने के लिए भेजा है। तू झूठ बोल रही, जरूर तूने कुछ गड़बड़ की होगी। जब मैंने तुझे फोन पर मना कर दिया था तो तेरी हिम्मत कैसे हुई घर आने की? देख नहीं रहा यहाँ तेरे भाई को देखने लड़की वाले आए। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे ससुराल वाले मुझ पर अत्याचार कर रहे, मुझे मार रहे हो और तुम मुझे ही गलत कह रही हो। तभी कृष्णलाल के फोन पर एक फोटो आती है जिसमें कोमल सब्जी वाले के ठेले पर बैठी नजर आती है। जी, ये आपकी बेटी है ना? ये सब्जी वाले के ठेले पर क्यों बैठी है? आप क्या बच्चे जैसे सवाल पूछ रहे हैं? अब तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसके ससुराल वालों ने इसे क्यों भेजा है। जहाँ मुंह काला करवाएगी वहाँ ससुराल वाले घर में रखकर आरती थोड़ी उतारेंगे। हाय तौबा तौबा, अरे देखो इनके घर की बेटियों के लक्षण कैसे हैं। अरे फटे कपड़े, बिखरे बाल। अगर बेटी ऐसी है तो बेटा कैसा होगा? हमें यहाँ शादी नहीं करनी। लड़की वाले वहां से चले जाते हैं। रमेश तुरंत रामलाल को फोन करता है। रमेश जी, अपनी बेटी को दोबारा यहाँ मत भेज देना। वो कुलक्षणी है, किसी और के साथ मुंह काला करवा कर आई है। हमारे पास उसकी फोटोज हैं। रमेश और सुषमा कोमल पर टूट पड़ते हैं। कोमल, यहाँ झूठ बोलकर झूठे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। तूने हमारी नाक कटवा दी, खुद ऐसी हरकतें करती है और पति पर आरोप लगाती है। पापा, ये फोटो नकली है, ये एआई से बनाई गई है। चुप कर, जा अपने पति के पैरों में गिर, उससे माफी मांग। बेटी की डोली मायके से उठती और ससुराल से अर्थी। जा यहाँ से और जाकर अपने परिवार वालों से माफी मांग। कोमल रोते हुए वहां से निकलती है। वो बाजार से गुजर रही होती है कि तभी मेरे मायके के पसंद के ससुराल वाले मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं और खुद मेरे मायके वाले मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं ससुराल वालों के पास जाओ
और अब तो मुझे अपनी बेटी भी नहीं मान रहे। अब मैं क्या करूं? कोमल रोते हुए एक पेड़ के सहारे झुंझुड़ कर बैठ जाती है। तेरे पास के कैसे के बाहर अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। विशाल की नजर कोमल पर पड़ती है। अरे विशाल, वो देख, वो तेरी 12th क्लास की क्रश है ना कोमल? अरे क्यों मुझे छेड़ रहा है? वो यहाँ कहाँ, उसकी तो शादी हो गई है। अरे यार देख उधर, मैं तुझे छेड़ नहीं रहा हूं, जरा एक बार उधर तो देख। विशाल ध्यान से कोमल की तरफ देखता है। हाँ, ये तो कोमल ही लग रही है, पर उसकी तो शादी हो गई थी। वो यहाँ बैठकर रो क्यों रही है? रुक, मैं उसे बात करके आता हूँ। कोमल को देखकर विशाल के मन में 12th क्लास की यादें ताजा हो जाती हैं, जब वो कोमल को पसंद करता था। विशाल कोमल के पास आता है। कोमल, तुमने मुझे पहचाना? मैं विशाल हूँ, 12th में तुम्हारे साथ पढ़ता था। क्या हुआ तुम्हारे साथ? विशाल, मैं बर्बाद हो गई। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया। तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। विशाल को देखते ही कोमल को भी अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। वो खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाती और तुरंत भागते हुए अपने मायके चली जाती है। अपने भाई का रिश्ता तूने तुड़वा दिया। कितने अच्छे घर से रिश्ता था, अब दोबारा क्यों चली आई है? मैंने कहा था ना तुझे अपने ससुराल जा। नहीं माँ, मुझे मेरे ससुराल मत भेजो, मुझे अपने पास रख लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। अरे रहने दो सुमर, लेकिन कोमल याद रखना, हम तुम्हें 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रखेंगे। कोमल रोते हुए अपने मायके के कमरे में चली जाती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन कोमल सोफे पर शांत बैठी अपने पति के बर्ताव के बारे में सोच रही होती है। घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, जा सब्जियां लेकर आ। कोमल बाजार जाती है तो विशाल उसे फिर से मिलता है। कोमल, मुझे जानना है तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं रात को कॉल करूंगा, फोन उठा लेना। कोमल के ना चाहते हुए भी विशाल कोमल को फोन देकर चला जाता है और रात में कोमल विशाल को फोन पर सारी सच्चाई बताती है कि कैसे उसे टॉर्चर किया गया। सुषमा दरवाजे पर कान लगाकर सब सुन लेती है। अच्छा, तो तू सच में गुलछर्रे उड़ा रही है, रात भर पराए मर्दों से बात करती है। अभी क्या, अभी घर से निकल जा, तुझे यहाँ एक पल नहीं रहना है। रमेश और सुषमा कोमल को रात के अंधेरे में घर से निकाल देते हैं। विशाल फोन पर सब सुन लेता है और वो तुरंत वहां पहुंचता है। वो कोमल को कैफे लेकर जाता है। कोमल, ये लो जूस पियो और शांत हो जाओ। विशाल, आकाश ने मुझे बहुत मारा, मेरी आंखों में नींबू निचोड़ा, चूहे छोड़े और अब मेरे माता पिता ने भी मुझे छोड़ दिया। तुम्हारे मायके वालों की पसंद ने तुम्हें नरक में धकेल दिया है, पर तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे घर चलो। विशाल कोमल को अपने घर लेकर आता है। कोमल के शरीर पर पट्टियां बंधी हैं और वो बहुत डरी हुई है। तभी विशाल के माता पिता हॉल में आते हैं। विशाल, ये कौन है और इसकी हालत किसने की? इसके शरीर पर इतने जख्म कैसे आए? माँ, ये कोमल है, मेरी स्कूल की दोस्त। इसके ससुराल वाले और मायके वालों ने इसके साथ बहुत बुरा किया है। ये कुछ दिन यहीं रहेगी, मैं इसे सड़क पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। देख बेटा, मैं तेरी नेक दिली का कदर करता हूँ, पर समाज क्या कहेगा? लोगों ने पहले ही इसके बारे में झूठी बातें फैला रखी हैं। इसे बिना किसी रिश्ते के घर में रखना मुसीबत को दावत देना है। पापा, मैं जानता हूँ आप समाज की चिंता कर रहे हैं, पर क्या इंसानियत समाज के डर से बड़ी नहीं है? इसके मायके वालों ने भी इसे छोड़ दिया है, इसके सिर पर चोट है, इसके हाथ जले हुए हैं। क्या हम इसे इस हालत में ठुकरा दें? कोमल कमरे के बाहर खड़ी ये सब सुन रही होती है और वो लंगड़ाते हुए हॉल में आती है। विशाल, अंकल सही कह रहे हैं, मेरी वजह से आप लोगों की बदनामी होगी, मैं चली जाती हूँ। वैसे भी मेरी किस्मत में दुख ही लिखे। कोमल रुक जाओ, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? हाँ विशाल, खुद से भी ज्यादा। तुमने तब मेरा साथ दिया जब मेरे माता पिता ने दरवाजा बंद कर लिया था। हाँ पापा, मैं कोमल से 12वीं क्लास से प्यार करता हूँ, तब हिम्मत नहीं हुई थी कहने की, पर आज मैं इसे खोना नहीं चाहता। अगर आप इजाजत दें तो मैं इससे शादी करके इसे अपनी पत्नी का हक देना चाहता हूँ। इसे वो सम्मान देना चाहता हूँ जो इसे कभी नहीं मिला। अगर तू खुश है बेटा तो हमें कोई एतराज नहीं। हमें एक बहादुर बहू चाहिए जो अपनी लड़ाई लड़ सके। कोमल, क्या तुम हमारे घर की बहू बनोगी? जी माँ जी। कोमल और विशाल की बहुत ही सादगी से शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के समय फूलों की वर्षा होती है और बहुत शोर शराबा होता है। कोमल दीवार पर अपने हाथों की छाप लगाती है। क्या ये वही दुनिया है? यहाँ कोई ताना नहीं दे रहा, कोई दहेज नहीं मांग रहा। खुद की पसंद का ससुराल इतना खूबसूरत होता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अगली सुबह पहली रसोई की रस्म है। कोमल किचन में जाने लगती है, तभी विशाल उसे दरवाजे पर ही रोक लेता है। अरे कोमल रुको, आज तुम सिर्फ खीर बनाओगी और वो भी गैस चूल्हे पर। तुम्हें इतनी गर्मी में मरने की जरूरत नहीं है और ना ही चूल्हे की लकड़ियां जलाने की। कोमल खीर बनाती है और सबको बड़े प्यार से खिलाती है।
विशाल के माता पिता उसकी खीर की बहुत तारीफ करते हैं और उसे सोने के कंगन उपहार में देते हैं। दिन बीतने लगते हैं। विशाल को पता चलता है कि कोमल को डायरी लिखने का बहुत शौक है। अरे कोमल, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी, तुम इतना भावुक और अच्छा लिखती हो, तुम स्क्रिप्ट राइटर का कोर्स क्यों नहीं करती? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी कहानी दुनिया को बताओ ताकि और कोमल के साथ ऐसा ना हो। सच में विशाल, क्या मैं एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर बन सकती हूँ? मुझे लगा मेरा जीवन सिर्फ रसोई तक सीमित है। हाँ बिल्कुल, तुम एक नई शुरुआत करोगी, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। कोमल स्क्रिप्ट लिखना शुरू करती है और उसकी कहानियां दहेज की मार और दुल्हन के जोड़े में जकड़ी बेटी इंटरनेट पर बहुत मशहूर हो जाती हैं। उसे बड़े अवार्ड्स के लिए चुना जाता है। एक दिन एक मशहूर मैगजीन वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए गलती से उसके पुराने ससुराल आकाश के घर पहुंच जाते हैं। क्या कोमल एक बहुत बड़ी राइटर बन गई है? उसे लाखों का अवार्ड मिलने वाला है। आकाश, ये कैसे हो सकता है? वो तो फटे हाल इस घर से गई थी, उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी। चुप कर दिया, तेरी वजह से मेरी किस्मत फूट गई। आज अगर कोमल मेरे पास होती तो ये सारे पैसे और ये नाम मेरा होता। तूने ही मुझे उसे घर से निकालने के लिए उकसाया था। आकाश को अपनी गलती का एहसास नहीं बल्कि पैसों का लालच सताने लगता है। वो कोमल को बाजार में अकेला देखकर उसके पास जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है। कोमल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो सब तो मैंने गुस्से में किया था। वापस घर चलो, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। आकाश, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम मुझसे नहीं, मेरी कामयाबी और इन पैसों से प्यार कर रहे हो। मेरे पति विशाल ने मुझे तब अपनाया जब मैं एक लाश की तरह थी, जब मेरे अपने घर वालों ने मुझे ठुकरा दिया था। दोबारा मेरी पत्नी के आसपास भी मत देखना, वरना पुलिस को वो सारे सबूत दे दूंगा जो तुमने उसके साथ किए थे। तभी कोमल के मायके वाले भी वहां आ पहुंचते हैं। रमेश और सुषमा कोमल की चमक और उसकी कामयाबी देखकर दंग रह जाते हैं। बेटी, हमें माफ कर दे। हमने अपनी पसंद का ससुराल थोप कर तेरी जिंदगी नरक बना दी। हमने तुझ पर यकीन नहीं किया। पापा, आपने समाज के डर से अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया था। अंकल आंटी, आप लोगों को कुछ दिखाना बहुत जरूरी है। विशाल अपने फोन में कुछ AI जनरेटेड वीडियो दिखाता है जिसमें रमेश किसी और महिला के साथ दिख रहा होता है। नहीं, ये मैं नहीं हूं। ये वीडियो बिल्कुल नकली है। सुषमा, मेरी यकीन करो, मैं यहाँ कभी नहीं गया। जैसे ये वीडियो नकली है वैसे ही कोमल की वो फोटो भी नकली थी जो आकाश ने आपको दिखाई थी। ये सब AI का खेल है। आपने अपनी सगी बेटी की आंखों के आंसुओं पर भरोसा नहीं किया, पर एक मशीन की बनाई हुई झूठी तस्वीरों पर किया। हमें बहुत पछतावा है कोमल, हमने अपनी ही बच्ची का गला घोट दिया था, हमें माफ कर दो। तभी वहां इंटरव्यू लेने वाले लोग आते हैं और विशाल उसकी माँ और पिता को फूलों की माला पहनाते हैं। सच में आप जैसा ससुराल हर लड़की को मिले जो अपनी बहू को बेटी से ज्यादा सम्मान दे। कोमल जी, आज आप एक सफल स्क्रिप्ट राइटर हैं। आपको अपनी इस खुद की पसंद वाली दुनिया में कैसा लग रहा है? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज मैं अपनी पसंद के ससुराल में हूँ, जहाँ मेरी इज्जत है, मेरा सपना है और सबसे बढ़कर मेरे पति का अटूट प्यार है। दूसरी तरफ मोहल्ले के लोग आकाश, उसकी माँ और उसके पिता को घेर लेते हैं। उन सभी के चेहरों पर कालिख पोत दी जाती है और उन्हें चप्पलों की माला पहनाई जाती है। दहेज लोभी कहेंगे, बहू को मारते और झूठे इल्जाम लगाते, अब खाओ चप्पल। ये लो तुम्हारा असली दहेज, अब इसी कालिक के साथ पूरी दुनिया में अपना मुंह दिखाओ। आकाश और उसके घर वाले मुंह छिपाकर भागते हैं। कोमल विशाल का हाथ मजबूती से पकड़कर अपने घर की ओर बढ़ती है। विशाल, तुम सच में मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला हो। तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा हाथ पकड़ा और मेरा बहुत साथ दिया। हमारे रिश्ते को अब कभी किसी की नजर ना लगे। अब सिर्फ खुशियां होंगी कोमल। तुम्हारी लेखनी अब दुनिया को रोशनी देगी। देखना तुम कितनी मशहूर हो जाओगी। कोमल अपने नए और प्यारे ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। उसके मायके वाले शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। कोमल की सफलता अब हर उस लड़की के लिए मिसाल बन जाती है जो अपनों के गलत फैसलों का शिकार होती है, और उन्हें बहुत हिम्मत मिलता है कोमल की जिंदगी का सच्चाई जानकर। जब मायका चुनता है ससुराल तो क्या बहू की इच्छाएं दब जाती हैं, या खुद की पसंद का ससुराल उसकी पहचान को निखारता है?